स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। आज हम जानेंगे टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम उस टैली प्राइम के पहले चलता था टैली ERP9, लेकिन अब तो अपडेट होकर आ गया है टैली प्राइम। तो आज हमारा क्लास 10वां है, अर्थात आज के क्लास में हम जानेंगे टैली प्राइम क्या है, किसे कहते हैं, वाउचर इसमें कैसे बनाया जाता है, कैसे एंट्री किया जाता है, परचेज सेल्स का कैसे एंट्री किया जाता है, इन सबों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आज हम क्लास 10वें में जानेंगे टैली प्राइम। अच्छा, टैली क्या है, किसे कहते हैं? तो टैली एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम किसी बिजनेस में होने वाले लेन देन का हिसाब रखने के लिए करते हैं। जो टैली है एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध है। अकाउंटिंग जो भी हमारा लेन देन होता है उसकी मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के लेन देन का हिसाब रखने के लिए इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम किसी बिजनेस में होने वाले लेन देन का हिसाब रखने के लिए करते हैं। जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा हम किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, खरीद बिक्री, इसका हिसाब रखने के लिए हम टैली प्राइम का यूज करते हैं। टैली प्राइम मुख्य रूप से अकाउंटिंग के द्वारा प्रयोग होता है। जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है वो मुख्य रूप से अकाउंटिंग के द्वारा अर्थात लेन देन में प्रयोग किया जाता है। टैली बहुत सारी सुविधाएं देता है जिसकी सहायता से किसी बिजनेस के अकाउंट को कम मेहनत में मेंटेन कर सकते हैं। जो टैली सॉफ्टवेयर है बहुत सारी सुविधाएं देता है जिसकी सहायता से बिजनेस के अकाउंट को, मतलब जो भी हम बिजनेस अपना चला रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा बिजनेस है, और उसको बहुत ही कम मेहनत में आसानी के साथ उसे मेंटेन कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारी सुविधाएं फीचर देता है। इसके बाद है टैली का फुल फॉर्म। अर्थात टैली का फुल फॉर्म क्या होता है? टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइनियर। ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइनियर, ये हमारे टैली का फुल फॉर्म होता है। अब देख रहे हैं टैली सॉल्यूशन PVT LTD। PVT का मतलब प्राइवेट लिमिटेड, LTD का मतलब लिमिटेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने टैली का निर्माण किया। अर्थात टैली का निर्माण कौन किया है, किस कंपनी ने किया? तो टैली का निर्माण टैली सॉल्यूशन PVT लिमिटेड अर्थात टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया। जो टैली का निर्माण किया था वो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने टैली का निर्माण किया था। उसके बाद देख लेते हैं कैपिटल। अर्थात कैपिटल क्या होता है? जब कोई पैसा व्यापार के उद्देश्य के लिए लगता है तो उस रकम को कैपिटल कहते हैं। अर्थात जो भी हम व्यापार करते हैं उस व्यापार में जो भी हम पैसा लगाते हैं या निवेश करते हैं, या जो भी हम पूंजी व्यापार में लगाते हैं, व्यापार करने जैसे बिजनेस करने के लिए कुछ भी हम सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, और उसमें जो भी हम पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। अर्थात जो भी हम बिजनेस करने के लिए अपना पैसा पूंजी लगाते हैं उस पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हमारा आएगा ट्रांजेक्शन। अर्थात ट्रांजेक्शन क्या है या किसे कहते हैं? तो लेन देन करने के प्रोसेस को ही ट्रांजेक्शन कहते हैं। अर्थात जो भी हम खरीद बिक्री, लेन देन का मतलब हुआ खरीद बिक्री। जो भी हम खरीद रहे हैं और ला कर बेच दे रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज के सेल कर देना है, सेल करके परचेज कर रहे हैं, इसी को हम ट्रांजेक्शन करते हैं। जो जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, कपड़ा का है या मशीन का है, हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इसी की एंट्री हम टैली प्राइम में करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट। अर्थात डिस्काउंट क्या होता है इसमें? तो वस्तु के उचित मूल्य में जो छूट दिया जाता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। अर्थात जो हमारा वस्तु है, मशीन है, कपड़ा है, उसमें कुछ परसेंट की, उसके उचित मूल्य में कुछ परसेंट की छूट दिया जाता है, उसी छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं। हमारा टैली वर्जन। अर्थात टैली वर्जन क्या होता है? टैली में जैसे जैसे उसमें कुछ अपडेट होते गया उसी को हम टैली वर्जन कहते हैं। चाहे उसमें कुछ कुछ नया जुड़ता गया, टैली सॉफ्टवेयर वो मेरा आसान और होता गया, उसी को हम वर्जन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टैली का शुरुआत 1988 से 1989 में हुआ था, जो कि 4.0 अकाउंट ओनली डस, सिर्फ डस के द्वारा चलता था। जो कि आप CMD पढ़े होंगे, डस पढ़े होंगे, उसी प्रकार से हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर था वो चलता था। उसके बाद एक आप देख सकते हैं 1889 से 90 तक हमारा एक आया। उसके बाद आया था 12 मार्च 2009 को ERP9, जो कि अभी बहुत कम चल रहा है। ये तो अपडेट होके आया बहुत, ये 2009 में आया था ERP9, चलते चलते अब नया आ गया है हमारा, जो कि इस समय सबसे बढ़िया चल रहा है। तो आपको याद रखना जो कि बात यही है कि सबसे जो भी बात है कि 9 नवंबर 2020 टैली प्राइम जो है, जो हम आज यूज करते हैं टैली प्राइम का,
ये कब आया था? तो 9 नवंबर 2020 था। 9 नवंबर 2020 को टैली प्राइम हमारा आया था। तो आपको इतने वर्जन में से सिर्फ आपको यही है कि याद रखना है कि टैली वर्जन कब आया था। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं टैली वर्जन के बारे में। तो ये आपका टैली वर्जन रहा। अब इसकी हम जानेंगे ऑनर के बारे में, अर्थात टैली के ऑनर कौन है या कौन नहीं है। तो आइए टैली के ऑनर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनर ऑफ टैली सॉल्यूशन PVTLT था, जो टैली सॉल्यूशन कंपनी के उसका ऑनर कौन है? तो उसका ऑनर है भारत गोनिका। फादर ऑफ टैली अर्थात टैली के पिता कौन है? तो श्याम सुंदर गोनिका था। टैली को श्याम सुंदर गोनिका ही बनाए थे, इसीलिए टैली के पिता श्याम सुंदर गोनिका है। फादर ऑफ टैली श्याम सुंदर गोनिका। टैली के पिता कौन है? तो श्याम सुंदर गोनिका। फादर ऑफ भारत गोनिका अर्थात भारत गोनिका के फादर कौन है? भारत गोनिका के पिता कौन है? तो श्याम सुंदर गोनिका। श्याम सुंदर गोनिका जो कि भारत गोनिका के पिता हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टैली सॉल्यूशन PVTLT थी तेजस गोनिका था। जो हमारा टैली सॉल्यूशन है इसका डायरेक्टर कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो तेजस गोनिका, जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भाइबा चेयरपर्सन ऑफ टैली कंपनी भारत गोनिका। जो हमारा चेयरपर्सन, जो हमारा टैली कंपनी है उसके चेयरपर्सन कौन है? तो भारत गोनिका। उसके बाद हमारा आता है हेड क्वार्टर ऑफ टैली कंपनी अर्थात टैली कंपनी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलोर कर्नाटका। जो हमारा टैली कंपनी है टैली सॉफ्टवेयर, इसका हेड क्वार्टर मेन क्वार्टर आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। उसके बाद आता है व्हेन टैली लॉन्च इन इंडिया अर्थात इंडिया में टैली लॉन्च कब किया गया था? व्हेन टैली लॉन्चेड इन इंडिया, जिसका राइट आंसर है 1986 1986 में हम टैली को भारत में लॉन्च किया गया था। तो ये आपका है टैली के कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखने वाली बात है कि जो भी आपका एग्जाम होगा तो जरूर पूछेगा टैली को भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो 1986 में। और टैली का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बंगाल कर्नाटक में है। और टैली के चेयरमैन कौन है? भारत गोनिका। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो तेजस गोनिका। भारत गोनिका के पिता कौन है? तो श्याम सुंदर गोनिका। फादर ऑफ टैली, टैली के पिता कौन है? तो श्याम सुंदर गोनिका। तो ये आपको याद रखने जो कि बात है। ऑनर कौन है? तो भारत गोनिका। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि टैली में पूछा जाता है। टैली सॉफ्टवेयर अर्थात टैली सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो टैली सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। आपको याद रखना है टैली सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, पहला ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके इनकी डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर क्या है, ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर दोनों तरह के बिजनेस, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है दोनों तरह के बिजनेस, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो जानते हैं कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। तो ट्रेडिंग बिजनेस वे कारोबार हैं जिनमें एक वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। जो भी हम वस्तु को खरीदते हैं बेचते हैं उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। जैसे दुकानें, शॉपिंग मॉल, मेडिकल स्टोर, इन सब में हम दुकानें में जो भी हम सामान दुकान का खरीदते हैं, शॉपिंग मॉल जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी हमारा आय दैनिक खर्चों का सामान होता है, इसी सभी हमारे ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत आता है। अर्थात जो भी हम वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं उसे ही ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन ट्रेडिंग बिजनेस अर्थात नॉन ट्रेडिंग बिजनेस क्या है या किसे कहते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस वे कारोबार हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई वस्तु खरीदी या बेची नहीं जाती है। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। अर्थात नॉन ट्रेडिंग वे बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की कोई वस्तु खरीदी या बेची नहीं जाती। जो हमारा नॉन ट्रेडिंग है उसमें हम किसी प्रकार का सेल या परचेज नहीं करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में, स्कूल, कॉलेज, अर्थात ये हमारी संस्थाएँ हैं, इसमें हम किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं करते हैं। ये हमारे नॉन ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। देयर आर फॉलोइंग एरिया वेयर टैली प्राइम इज यूज अर्थात टैली प्राइम का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले टैली प्राइम का यूज कंपनी में किया जाता है, इंडिविजुअल में किया जाता है, चैरिटेबल, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, इंटरप्राइजेज, पार्टनरशिप फिर्म, शॉप, ट्रांसपोर्ट, सर्विस इंडस्ट्री, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंट स्टोर, होलसेलर, इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट, स्कूल, इंस्टीट्यूट, एडवोकेट, बिल्डर्स, चार्टेड डॉक्टर्स। अर्थात इन सभी जगहों पे हम टैली प्राइम का यूज करते हैं। जो भी हमारे एडवोकेट हो गए, इंस्टीट्यूट, स्कूल, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस, इन सभी में जो भी हमारा लेन देन होता है, जो भी हमारा आप स्कूल में सोच सकते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं इंस्टीट्यूट में देते हैं लेते हैं। अर्थात होलसेलर होते हैं, पेट्रोल पंप पे जो भी पेट्रोल का खरीद बिक्री होता है, इन सबों के रिकॉर्ड
टैली प्राइम में रखा था तथा टैली प्राइम का हम यूज यहीं पे करते हैं, इन्हीं सब के पास हम टैली प्राइम का यूज करते हैं। इसका लिंक आपको, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा टैली प्राइम का यूज़ था। टैली प्राइम का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तभी इतने जगहों पर टैली प्राइम का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टैली प्राइम हमें क्या क्या फीचर देता है। फीचर एंड फैसिलिटी प्रोवाइड विद टैली प्राइम, अर्थात टैली जो है, टैली सॉफ्टवेयर टैली प्राइम वो हमें क्या फीचर और फैसिलिटी देता है। फीचर मतलब विशेषताएं, फैसिलिटी मतलब सुविधाएं, क्या वो हमें विशेषताएं और सुविधाएं देता है। तो डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जो हमारा टैली प्राइम और डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी की सुविधाएं देता है। कहने का मतलब है कि हम अपने डाटा को किसी भी सॉफ्टवेयर पर ले जा सकते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, उसमें हमारे ले जाने की सुविधा देता है। आर्टिस्ट फैसिलिटी, बजट, बैंक स्टेटमेंट, प्राइस लिस्ट, एजिंग एनालिसिस फॉर स्टॉक आइटम, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, यूजफुलनेस इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉरेन करेंसी, डिफनिंग बिल, वाउचर, इंटर सेटअप, क्रेडिट कंट्रोल, रिपोर्ट रिलेटेड टू स्टॉक एंड अकाउंट ETC। अर्थात जो हमारा टैली प्राइम होता है वो हमें इतनी सारी सुविधाएं और फीचर देता है कि हम अपने भी जो भी टैली के डाटा है उसको हम किसी भी बिल वाउचर में से उसको इसी का प्रिंट कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, उसका वाउचर बना सकते हैं, उसको करेंसी में चेंज कर सकते हैं। उसका जो भी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी होता है सबको हम अलग अलग बना सकते हैं। ये सब हमारी सुविधाएं देता है टैली प्राइम। तो ये रहा हमारा पहली विशेषता है टैली प्राइम का। अब नेक्स्ट जानेंगे टैली प्राइम सेटअप, अर्थात जो हमारा टैली प्राइम है उसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट टैली प्राइम यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, अर्थात हम इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उस प्रोग्राम पे जाएंगे, उसके बाद टैली पर क्लिक करके हम टैली को खोल देंगे। सेकंड रूल है टैली को खोलने के लिए जो हमारा डेस्कटॉप पर टैली प्राइम है उस पर हम डबल क्लिक करके टैली को खोल देंगे। तो ये रहा हमारा टैली को खोलने के मतलब हम टैली किस प्रकार से कितने प्रकार से खोल सकते हैं टैली को। टैली को खोलने के डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, टैली प्राइम पर डबल क्लिक करिए तो हमारा टैली प्राइम खुल जाएगा। टैली प्राइम था। टैली प्राइम से बाहर निकलने के लिए हम कैसे टैली प्राइम से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड में इसके बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद क्यूट का ऑप्शन आएगा, हम यस या नो करेंगे या अपने कीबोर्ड में Y इंटर कर देंगे तो हम टैली प्राइम से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा है टैली प्राइम से बाहर होने के लिए सबसे पहले हम Alt F4 दाबेंगे। Alt F4 दाब के उसको S पे इंटर करेंगे, एस आएगा तो हम इंटर करेंगे टैली प्राइम, तो हमारे टैली प्राइम से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि हम अपने Ctrl+Q दाब के टैली प्राइम से बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट की जिसके द्वारा हम टैली प्राइम से बाहर हो सकते हैं। और टैली प्राइम को खोलने के लिए बताया हुआ, टैली प्राइम को बंद करने के लिए ये हमारे रूल्स हैं। जानते हैं ग्रुप के बारे में, अर्थात ग्रुप क्या है या ग्रुप किसे कहते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है टैली में। ग्रुप, बगैर ग्रुप बनाए हुए हम किसी भी ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ सम नेचर लेजर, अर्थात एक ही प्रकार के लेजर के समूह को ग्रुप कहते हैं। जो हमारे एक ही प्रकार का अलग अलग प्रकार के जो लेजर के समूह होते हैं उन्हीं को हम ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ सम नेचर लेजर। तो अब ग्रुप के बारे में समझ सकते हैं कितने ग्रुप होते हैं। तो देयर आर 28 ग्रुप इन टैली, अर्थात जो हमारा टैली है उसमें 28 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 15 प्राइमरी, 13 सेकेंडरी, अर्थात उसमें 28 ग्रुप में से 15 ग्रुप जो प्राइमरी होते हैं और तो उसमें 13 ग्रुप हमारे सेकेंडरी होते हैं। तो अब आइए इनके बारे में एक करके जान लेते हैं कौन कौन से ग्रुप प्राइमरी होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी होते हैं। जो आपको ब्लैक कलर में दिखेगा ये ग्रुप प्राइमरी होगा, जो ब्लू में दिखेगा वो सेकेंडरी होगा। तो कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, लोन एंड लाइबिलिटी, बैंक OD/OCC, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ये सभी हमारे ग्रुप हैं। करंट लाइबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्स, प्रोविजन, सिंडिकेटर, जो हमारे जितने भी टैक्स से संबंधित, GST संबंधित होता है सभी हमारे इसमें आता है। और जो भी धन डूब जाता है वो प्रोविजन में जाता है। आपको शुरू से बताते चलते हैं। जो भी हमारा कैपिटल होता है, जो भी हम बिजनेस से चालू करने के लिए पैसे लगाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी हम उसमें से कुछ रुपये राशि बचा कर रख लेते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है। लोन एंड लाइबिलिटी, जो भी हम लोन देते हैं लेते हैं वो लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर आता है। बैंक OD/OCC, जो भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं बैंक से लेते हैं वो सब बैंक के अंदर आता है। सिक्योर लोन, जो भी हम किसी दोस्त रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो सिक्योर लोन कहलाता है। जब भी हम बैंक या किसी फाइनेंशियल संस्था से लोन लेते हैं तो उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। करंट लाइबिलिटी, जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है 1 साल के अंदर जमा करना होता है हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। ड्यूटीज एंड टैक्स, जो भी हम टैक्स भरते हैं वो सभी हमारा ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत आता है। प्रोविजन, डूबे हुए धन को प्रोविजन करते हैं, इसकी एंट्री हम प्रोविजन के अंतर्गत कराते हैं। सिंडिकेटर, जो लोग हमसे खरीदते हैं, जो भी लोग परचेज करते हैं वो सिंडिकेटर कहलाते हैं। फिक्स एसेट बिल्डिंग, जो भी हमारे संपत्ति जो हमारे व्यवसाय को बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होती है वो फिक्स एसेट कहलाती है। करेंट एसेट, जो कि हमारे
बिजनेस में अति आवश्यक होती है उसे करेंट एसेट कहते हैं। बैंक अकाउंट, जो भी हम बैंक से ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं बैंक अकाउंट के अंदर आता है। कैश इन हैंड, जो भी हम कैश इन हैंड, जो भी हम स्टॉक इन हैंड, जो भी हम स्टॉक से सामान लेते हैं स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत आता है। ये सभी हमारे लेजर है। आपको बताते चल रहे हैं मतलब ये ग्रुप किसके अंतर्गत आता है। कैश इन हैंड, कैश ट्रांजेक्शन होता है। सन्डी डेप्टर, जो भी जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारा सन्डी डेप्टर कहलाता है। अर्थात जो सेल करता है वो सन्डी डेप्टर कहलाता है और जो परचेज करता है वो सन्डी क्रेडिटर कहलाता है। डिपॉजिट जैसे जब भी हम कहीं अपना पैसा जमा करते हैं उसे डिपॉजिट करते हैं। लोन एडवांस, जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो लोन एडवांस के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मेरा इन्वेस्टमेंट, जब भी हम किसी शेयर मार्केट में मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन, एक बैंक है या एक बिजनेस का अलग अलग ब्रांच होते हैं उसे ब्रांच एंड डिवीजन। सस्पेंस अकाउंट, जब भी हम पैसा खर्च करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं पैसा कहाँ खर्च हुआ तो हमारा सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये सभी हमारे लेजर हैं, ग्रुप हैं, लेजर के ग्रुप हैं सभी हमारे। उसके बाद आता है परचेज अकाउंट, जो भी हम परचेज करेंगे वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आता है। जो भी हम थानापूर्ति करते हैं वो मिस एक्सपीरियंस के अंतर्गत आता है। सेल्स अकाउंट, जितने भी हम सामान को सेल्स करेंगे वो सभी सेल्स का आएगा। इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट इनकम, जो हमें इनकम डायरेक्ट प्राप्त होता है। डायरेक्ट इनकम, जो हमें किसी बाहरी सोर्स के द्वारा प्राप्त होता है वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हमारे भाड़ा खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिससे कि हम सैलरी मजदूरी ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अंतर आता है। तो ये रहा आपका ग्रुप। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि वीडियो लंबा होने का आपको शॉर्ट में बताएं। इसके लिए अलग से वीडियो आएगा और इन सभी का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या है, ग्रुप किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के लेजर के समूह को ग्रुप कहते हैं। टैली में कुल 28 ग्रुप हैं, इनमें से 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी। जो हमारा टैली है एक ही प्रकार के लेजर के समूह को ग्रुप कहते हैं। जो हम अभी आपको ग्रुप बताएं उन सभी के समूह को लेयर के समूह को ग्रुप कहते हैं। जो भी हम लेयर बनाते हैं, नेम में व्यक्ति का नाम होता है, लेयर का नाम होता है, अंडर मतलब किसका अंडर आ रहा है। सामान यदि खरीद रहा है तो परचेज का अंतर्गत आएगा, सिंडिकेटर हो जाएगा। और यदि बेच रहा है तो सेल्स सिंडिकेटर का अंतर्गत आ जाएगा। इसी को हम ग्रुप कहते हैं। तो टैली में कुल 28 ग्रुप होते हैं, इनमें से 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी। जो कि हम अभी आपको बताए हैं कौन सा प्राइमरी होता है कौन सा सेकेंडरी होते हैं। तो ये आपके ग्रुप के बारे में रहा। लेयर, सबसे पहले हमें लेयर बनाना होता है। जो भी हमारा कस्टमर होता है उस कस्टमर को जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं सामान देते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है। और हम उसका सबसे पहले लेयर बनाते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, क्या सामान देना है, क्या स्टॉक लेना है देना है। तो सबसे पहले उसका हम लेयर बनाते हैं जो भी हमारा कस्टमर होता है। तो लेजर एक्चुअल अकाउंट होते हैं जिन्हें हम किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री करवाने के लिए नाम देते हैं और जिनसे हम इन्हें पहचान सके। जो लेजर बनाते हैं वो एक्चुअल अकाउंट होते हैं। जैसे हम कॉपी पर लिख देते हैं कि राम का इतना सामान ले गया, श्याम इतना ले गया, उसी को हम टैली में लेजर बोलते हैं। राम की जगह पे हम उसको लेयर नाम दे दें। टैली में लिख देते थे उधार, राम इतना सामान ले गया। यहाँ पर खाता उधार लिख देते थे, श्याम इतना सामान ले गया, इतना पैसा दिया, उसी को हम टैली में लेयर बोलते हैं। तो इन सबों के लेजर एक्चुअल अकाउंट होते हैं जिन्हें हम किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री कराने के लिए नाम देता है। जो भी कोई सामान लेकर जाता है तो हम उसमें लेजर बना के उसका नाम लिखते हैं, कितना का सामान ले गया कितना का नहीं ले गया। बिना लेजर के हम किसी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। अर्थात जब तक लेजर नहीं बनाएंगे तब तक किसी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं किसको कितना सामान दिया गया। जैसे में सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, फर्नीचर। अर्थात जो अभी हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो उसका लेयर बनाएंगे और उसको कितना सैलरी दी है उस सब लेयर के अंतर्गत बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक बिल, फर्नीचर, इन सभी के लेयर बना के हम लेयर बना के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आता है नेम। जब भी हम लेजर बनाते हैं तो सबसे पहले नेम आता है। तो नेम में हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे हम सामान दे रहे हैं। एलियास उसके नीचे रहता है अर्थात उस व्यक्ति का कोई और नेम है। एक व्यक्ति से दो नेम होते हैं तो उनको पहचानने के लिए हम किसी एक व्यक्ति का शॉर्ट नेम या अनदर नेम देते हैं। उसके बाद आता है अंडर, इसमें ग्रुप का नाम लिखा जाता है। जो हमारा जिस कस्टमर को हम सामान दे रहे हैं तो हमारा सॉन्डिडेटर हुआ, तो ये हमारा ग्रुप हुआ सॉन्डिडेटर। इसीलिए ग्रुप का नाम लिखा जाता है वो किसके ग्रुप में आ रहा है, चाहे किसके अंडर में आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस, यदि कोई बैलेंस कस्टमर हमें पैसा देता है तो उसको हम ओपनिंग बैलेंस में भर देते हैं कि इसने सामान लिया तो इतने का पैसा दिया। आपको समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ग्रुप और लेयर बनाए हैं जिसमें आपको बता देंगे कैसे एंट्री किया जाता है, संडे में क्या भरा जाता है, अंडर में क्या भरा जाता है। इसलिए हम सेपरेट एक वीडियो लेकर आएंगे लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं। राजीव है जो स्टार्टेड राज एजेंसी विथ द
कैपिटल ऑफ 2 लाख। अर्थात राजीव ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया राज एजेंसी से 2 लाख रुपये में, तो नेम में आपका राज एजेंसी रहेगा, क्योंकि राज एजेंसी शुरू किया है। अगर आपका कैपिटल अच्छा 2 लाख शुरू किया है, जब स्टार्ट किया है तो हमारे पूजी को हम कैपिटल कहते हैं, तो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और जब शुरू किया है तो कैश दिया है तो कैश हो जाएगा, हाथ में दिया है तो कैश इन हैंड हो जाएगा। उसके बाद आता है टाटा कंपनी है जो स्टार्टेड बिजनेस विथ द कैपिटल ऑफ 5 लाख का था। टाटा कंपनी हमारे बिजनेस शुरू की है 5 लाख का, तो नेम में टाटा कंपनी आ जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट किए तो पूंजी लगाई है तो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और कैश दी है, कैश इन हैंड है, कैश से शुरुआत किया है। उसके बाद आता है समीर हैज स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख का। समीर बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख का, तो नेम में कैपिटल हो जाएगा, अंडर में कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पर आप समीर भी लिख सकते हैं, चल सकता है, समीर भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो बिजनेस में पूंजी लगाया, तो कैश इन हैंड। कैपिटल अकाउंट जो राशि कंपनी बिजनेस शुरू करने के लिए प्रयोग करती है उसे पूंजी कहते हैं। अर्थात जो हमारी कंपनी होती है वो किसी प्रकार के बिजनेस, कपड़ा मशीन का था, जो पैसे उसमें लगाती है बिजनेस करने के लिए, उसे ही हम पूंजी कहते हैं, अर्थात कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जो भी कंपनी अपना पैसा लगाती है बिजनेस करने के लिए उसे हम पूंजी कहते हैं, और इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंडर किया जाता है। अर्थात जो भी हम पूंजी लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं, और वो कैपिटल अकाउंट के अंदर में चला जाता है। इसमें ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट शामिल है। ऐसे जो हमारे कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर ही हमारे ड्राइंग और पार्टनर और शेयर कैपिटल अकाउंट शामिल है, इसे भी हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा बताते हैं, राजीव ने अपना बिजनेस राज एजेंसी 2 लाख रुपये पूंजी लगाकर शुरू किया, तो नेम में आपका राज एजेंसी हो जाएगा। आप पूंजी लगाया है इसीलिए वो आपका अंडर में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। जो भी हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं हमारा पूंजी कहलाता है। पूंजी हमारा जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाता है। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस क्या है या किसे कहते हैं। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से कुछ राशि रिजर्व कर रख देती है तो इसे हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारी कंपनी होती है, ऐसा कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसमें से कुछ राशि निकाल कर अपने घर पे या किसी बक्सा में रख देती है, रिजर्व कर देती है, उसी को हम रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट कहते हैं। तो ये रहा आपका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट का डिफिनीशन। एंड लायबिलिटी अर्थात लोन क्या है या लायबिलिटी क्या है। तो लोन वो राशि है जो हम किसी पार्टी को देते हैं या किसी पार्टी से उधार लेते हैं, अर्थात जिसको भी हम पैसा देते हैं और पैसा उधार लेते हैं उसे ही हम लोन कहते हैं। लायबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी होती है, यानी उस कार्य को हम पूरा करें। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपकी लायबिलिटी है कि आप उस कर्ज को समय पर चुकाएं, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं। जो भी हम किसी से कर्ज लिए हैं या कुछ भी सामान उधार लिए हैं और उसको समय दिए हैं कि इतने टाइम तक आपको देंगे, उसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। और जो भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी पार्टी को उधार देते हैं उसे हम लोन बोलते हैं। तो ये आपका लोन और लायबिलिटी का डिफिनीशन रहा। उसके बाद हम जानेंगे बैंक ओडी या बैंक ओसीसी क्या है। तो अपने बैंक अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को बैंक ओडी कहता है। अर्थात जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें 10,000 रुपया है, हम उसमें से 15,000 रुपये निकाल लें, उसे बैंक ओडी कहते हैं। अर्थात अपने बैंक अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को बैंक ओडी कहा जाता है। बैंक ओसीसी ये बैंक ओडी के जैसा ही है, ये हमें बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा मिलता है, जिसमें हम सिक्योरिटी के तौर पर स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड इत्यादि देते हैं। अर्थात जो हमारा बैंक ओसीसी है ये हमें ओडी के जैसा ही है, थोड़ा सा विपरीत है, जो कि हमें बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा मिलता है। इसमें हम सिक्योरिटी के तौर पर अपना कुछ सामान देते हैं, लेकिन इसमें नहीं देते हैं। यही थोड़ा इसमें डिफिनीशन रहा। ये रहा आपका बैंक ओडी और बैंक ओसीसी। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, अर्थात दोनों में क्या अंतर है, किसे कहते हैं, इनके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो जो कर्ज हम किसी बैंक या फाइनेंशियल संस्था से लेते हैं और बदले में कोई अपनी संपत्ति, जमीन, जायदाद इत्यादि गिरवी रखते हैं या ब्याज देते हैं, अगर कंपनी ब्याज चुकाने में असमर्थ होती है तो बैंक अपना कर्ज आपकी संपत्ति को बेचकर वसूल सकता है। अर्थात जो भी कर्ज हम किसी बैंक से लेते हैं या फाइनेंशियल संस्था से लेते हैं तो उससे हम सिक्योर लोन कहते हैं। अर्थात जिससे भी हम लोन लेते हैं वो उसके बदला में कुछ % हमसे पैसा लेता है, या जब भी हम बैंक से फाइनेंशियल संस्था से लोन लेते हैं तो उसको बदले में हमें कुछ लेता है, उसी को हम सिक्योर लोन करते हैं, क्योंकि हमारा लोन सिक्योर रहता है। यदि हम नहीं समय पर कर्जा नहीं देंगे तो बैंक क्या करेगा, हमारा ज़मीन, जायदाद, संपत्ति को बेच कर वसूल सकता है। उसके बाद सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, तो जो कर्ज हम अपने दोस्त, रिश्तेदार से बिना कंडीशन के लेते हैं उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। अर्थात जब भी हम लोन अपने किसी दोस्त, फ्रेंड, मित्र से लेते हैं बिना कंडीशन के, बिना ब्याज के, उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। और एक शब्द में बताएं आपको तो इसका होगा कि
जो भी हमें बैंक या फाइनेंशियल संस्था जो भी हमें लोन दे रहा है, अगर वो हमें से ब्याज ले रहा है तो हमें सिक्योर लोन होगा। यदि हमारा दोस्त फ्रेंड लोन दे रहे हैं, वो हमसे लोन ले रहे हैं, तो वो भी सिक्योर लोन होगा। जो हमसे जो हमें ब्याज देगा, यदि वो हमसे ब्याज यदि हमको लोन देगा और ब्याज लेगा तो हमारा सिक्योर लोन होगा। ब्याज नहीं देगा तो हमारा अनसिक्योर लोन होगा, जो कि आपकी एक लाइन में डिफिनेशन होगा। तो आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिए, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे ले लीजिएगा। तो जो हमें ब्याज लोन दे रहा है और ब्याज ले रहे हैं तो उसे हम सिक्योर लोन कहते हैं। और जो हमसे लोन ब्याज नहीं ले रहा है लोन पे, बिना कंडीशन के दे रहा है, उससे हम अनसिक्योर लोन कहते हैं। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हमारी वो जिम्मेवारी है जो हमें एक साल के अंदर चुकानी होती है। जो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है वो हमें समय पर चुकानी होती है, उसी को हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं, जो कि हमें एक साल के अंदर चुकाना पड़ता है। ड्यूटी एंड टैक्स, हर प्रकार का टैक्स ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आते हैं। जो भी हम टैक्स भरते हैं वो सभी हमारे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आते हैं। जितने भी आजकल जीएसटी भरा जा रहा है वो सभी हमारे इसके अंदर आते हैं, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है प्रोविजन। प्रोविजन किसे कहते हैं, क्या है? तो प्रोविजन में डूबे हुए धन की एंट्री की जाती है, अर्थात जो भी हमारा धन डूब जाता है, जैसे हम किसी को इतने पैसे कर्जा दिए या सामान दिए, वो व्यक्ति मर गया या भाग गया, नहीं मिल रहा, उसी की एंट्री हम प्रोविजन में करते हैं। जैसे हमें बैड डेब्ट, बैड डेब्ट वो राशि है जो हमें मिल नहीं पाता, इसे डूबा हुआ धन कहते हैं। ये वो पैसा है जो कर्जदार से कई कारणों के कारण मिल नहीं पाया, अर्थात जो हमारा कर्जदार है जिसको हमने लोन दिया, वो हमें कई कारणों से पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा डूब गया, हम बैड डेब्ट के अंदर एंट्री कराते हैं। जैसे कि कर्जदार की मृत्यु होगी तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हमारे प्रोविजन के अंडर आएगा, बैड डेब्ट में उसकी एंट्री करवाते हैं। कंगाल होना, दिवालिया निकलना, ये सभी हमारे बैड डेब्ट के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारा पैसा डूब जाता है प्रोविजन के अंतर्गत आता है, और उसे हम बैड डेब्ट के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये रहा इसका डिफिनीशन। डेटर किसे कहते हैं, सन्डी डेटर क्या है? तो ये वे लोग, कंपनी या कोई संस्था हो सकती है जो हमसे उधार लेती है, अर्थात जो भी हमसे पैसा उधार या सामान कुछ भी लेता है उसे हम सन्डी डेटर कहते हैं। सिंडिकेटर किसे कहते हैं, तो जिससे हम उधार कर लेते हैं, जो भी कोई कंपनी संस्था होती है जिससे हम उधार सामान लेते हैं या कुछ भी उधार लेते हैं, उससे हम सिंडिकेटर कहते हैं। जिस कंपनी या संस्था को हम उधार सामान या उधार माल बेचते हैं उसको हम सिंडिकेटर कहते हैं। तो ये आपका सिंडिकेटर और क्रेडिटर का परिभाषा रहा। उसके बाद आता है डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट फिक्स की हुई जमा की हुई राशि होती है जो हम किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस या अनदर स्कीम के अंदर जमा करते हैं, उसे हम डिपॉजिट एसेट कहते हैं। अच्छा, जो भी हम अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं किसी अनदर स्कीम के अंदर, उसे ही हम डिपॉजिट एसेट कहते हैं। उसके बाद आता है लोन एंड एडवांस क्या है। तो लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंदर उन लोगों का लेयर बनता है जिन्हें हम कर्जा देते हैं। इनमें एडवांस सैलरी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए दिया गया एडवांस में शामिल होता है। जिसको भी हम लोन देते हैं, सैलरी देते हैं, उन सबों का लेयर हमारा लोन एडवांस में बनता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट क्या है या किसे कहते हैं। तो किसी अन्य कार्य में लगाई गई पूंजी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, अर्थात किसी अन्य कार्य में, जैसे हम शेयर बाजार में आजकल जितने भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, उससे भी हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ब्रांच या डिवीजन, अगर आप किसी हेड ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं और आपकी कंपनी की कई शाखाएं हैं तो इन्हें ब्रांच या डिवीजन कहता है। जैसे एक ब्रांच होता है मेन ब्रांच, उसके कई शाखाएं अलग अलग गाँव में चाहे अलग अलग शहरों में होती है, अलग अलग जिलों में होती है, उससे हम ब्रांच और डिवीजन के नाम से जानते हैं। सस्पेंस अकाउंट, ये अकाउंट तब हम बनाते हैं जब किसी अमाउंट के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अगर हम मार्केट में गए, मार्केट में सामान खरीद लिए 1200 का, लेकिन हमें ये हिसाब एक हज़ार का आ रहा है, 200 का नहीं आ रहा है, तो 200 के अकाउंट हम अपने सस्पेंड अकाउंट के अंदर बनाते हैं। जब हमें याद पड़ेगा तो वहाँ से हटा कर इसे ये अपने अकाउंट में बना लेंगे। इसलिए हमें जो राशि हमें नहीं दिमाग पे आता है कि हम उसका कहाँ उपयोग किए, कहाँ खर्च किए, जो भी हमें पैसा कहाँ खर्च कर दें, उसका अकाउंट हम सस्पेंड अकाउंट के अंतर्गत बनाते हैं। टैली हमें 16 विभिन्न प्रकार के वाउचर प्रदान करता है। जो हमारा टैली होता है हमें 16 विभिन्न अलग अलग तरह के वाउचर प्रदान करता है, जैसे पेमेंट मोड, सेल्स मोड, रिसिप्ट मोड, जनरल मोड, ये सभी हमारे वाउचर मोड हैं जिनके द्वारा हमें डेबिट मोड, क्रेडिट मोड, परचेज, सेल्स, रिटर्न मोड, इन सभी के द्वारा हम अपने वाउचर का एंट्री करते हैं। तो हमें 16 विभिन्न तरह तरह के मिलते हैं। जो कि वाउचर एक लिखित स्टेटमेंट होती है जो होने वाले ट्रांजेक्शन को कन्फर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी वाउचर होती है वो ट्रांजेक्शन, जो भी हम ट्रांजेक्शन लेन देन किए हैं उसको कन्फर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाउचर का प्रयोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अच्छा, वाउचर का प्रयोग हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, अर्थात किसको कितना सामान सेल किए हैं, परचेज किए, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम वाउचर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट वाउचर का प्रयोग सभी प्रकार की पेमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। जो हमारा पेमेंट वाउचर होता है, किसको कितना पेमेंट की, इसकी जानकारी के लिए हम पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। और सेल्स वाउचर का प्रयोग सेल्स ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए करता है। सेल्स वाउचर का प्रयोग हमने किसको कितना सामान बेचा, इसके लिए हम सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं। परचेज वाउचर का प्रयोग, ऐसा परचेज से रिलेटेड किसको कितना सामान खरीदा गया है, इसके लिए हम परचेज वाउचर का प्रयोग करते हैं।
और उसके बाद हमारा रिसिप्ट होता है, जो हम सामान किसने हमको कितना पेमेंट कर दिया, चाहे हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ, इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे टैली में अलग अलग तरह के रहे वाउचर के बारे में। तो ये वीडियो आपका क्लास 10 यहीं पे खत्म हो रहा है। इन सबों के बारे में एक-एक के बारे में एक-एक वीडियो आएगा, जो कि विस्तार रूप से समझाया जाएगा। ये सभी वीडियो को शॉर्ट कोड के लिए बताए गए हैं। इसके बाद आप टैली में आपकी अलग अलग हर एक पेमेंट मोड किसे कहते हैं, रिसिप्ट मोड कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, वाउचर किसे कहते हैं, लेयर किसे कहते हैं, इन सब के लिए अलग सेपरेट से वीडियो आएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।